पीओके में बर्फबारी शुरू होने में अब सिर्फ 10 से 15 दिन बचे। इन 15 दिन के एक एक घंटे आसिम मुनीर पर बहुत भारी साबित होने वाले हैं। पीओके की सड़क पर अभी से जेनजी उतरने लगी है। पीओके में जेनजी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में युवा धरने पर बैठ गए। पीओके में पाकिस्तान के विरोध में रैलियां निकाली जा रही हैं। पीओके में मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक युवाओं का जबरदस्त विरोध है। पीओके में जितनी बगावत बढ़ रही है उतना मुनीर को डर सता रहा है, क्योंकि पीओके पर युद्ध का सबसे सही वक्त नवंबर ही है। बर्फबारी से पहले इंडियन आर्मी जितना आगे पीओके में बढ़ जाएगी, उनको पीछे हटाना फिर पाकिस्तानी सेना के बस में नहीं होगा। पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान युद्ध चाहता है, तभी मोदी को इतनी जबरदस्त जीत मिली है। पाकिस्तान को यकीन है 15 दिन के अंदर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। इतिहास भूगोल बदलने वाला है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जंग का ऑर्डर देने वाले हैं? अगर कोई चांस था कि इंडिया पाकिस्तान पर कोई अटैक नहीं करेगा, तो आप यकीन करें उसके बाद ये तमाम चांसेस जो है वो खत्म हो गए। इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने के बहुत करीब पहुंचा हुआ है। मोदी को जीत मिली, मुनीर क्यों डरने लगा? मोदी ने तो बकायदा तकरीर करके कहा था कि मेरा सीना जो है ना वो उसके अंदर आग भड़क रही है, और वो उसका कौन है, किस वजह से? जनाब फील्ड मार्शल साहब की वजह से। मेरे कागजों में तो नरेंद्र मोदी 2034 तक वजीर आज़म। That's what I see it. That's what I have realized. पाकिस्तान में अचानक मोदी मोदी क्यों होने लगा? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। बिहार में नरेंद्र मोदी नाज़रीन क्लीन स्वीप कर चुका, अनबिलीवेबल। एक वास्ट मेजॉरिटी जो है उन्होंने उनकी पार्टी को एनडीए के साथ मिलकर वोट किया है। मोदी ने मुनीरे की ही मंजी ठोक दी है और तारीखी कामयाबी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आसिम मुनीर के अंत का वक्त आ गया है। मेरे मुल्क के दो खुदा, ला इलाह और मार्शल लॉ, ऐसी धमकियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना। इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, रावलपिंडी हो या फिर मुजफ्फराबाद हो, 14 नवंबर के बाद से पाकिस्तान के हर एक शहर में नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। मोदी 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 मोदी। जिस क्रांति को, जिस विरोध को आसिम मुनीर पाकिस्तान में दबाना चाह रहा था, उस चिंगारी को नई हवा मिल गई है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान बॉर्डर पार हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। यही कह रहा है आजाद मुल्क तो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान तो सिर्फ वर्दी का गुलाम है। इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, बड़ा ताकत से वो इलेक्शन जीते हैं बिहार के अंदर। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इसको आप कैसे देखती हैं? क्या नरेंद्र मोदी इज अनबीटेबल? मोदी जी इस वक्त जिस तरीके से जीते हैं, लोगों का ख्याल था कि शायद इतने लंबे मार्जिन से नहीं जीत पाएंगे। मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि आप जितना मर्जी भारत के साथ आपके इख्तिलाफात हों, जितना मर्जी आप भारत को बुरा भला कहें, लेकिन वहां पर जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो है किसी किस्म की गड़बड़ नहीं की जाती। जो पब्लिक जिसको लाना चाहती है उसको लाती है। ऐसा नहीं है कि किसी का मैंडेट होगा और कोई और आके बैठ जाएगा। वो चीज कम से कम भारत में नहीं होती जो हमारे यहाँ होती है। भारत के साथ तो इमरान खान ने ट्रेड बंद किया था। क्या जरूरत थी ट्रेड बंद करने की? और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी जब तक पीएम मोदी रहेंगे हम बात नहीं करेंगे, तो मत करो बात। अभी तो वो हैं, इमरान खान नहीं रहे। तो ये जो हमारा है ना, हम चौधरी बनते हैं। पाकिस्तान को 14 नवंबर का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। आसिम मुनीर की पूरी युद्ध नीति 14 नवंबर पर टिकी थी। पाकिस्तान को लग रहा था भारत में जो चुनावी नतीजे आएंगे, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो, बंटवारा हुआ
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उसके हिसाब से हिंदुस्तान युद्ध के लिए आगे कदम बढ़ाएगा। अब 14 नवंबर को मोदी की जीत देखने के बाद आसिम मुनीर के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान में यहां तक कहा जा रहा है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बचने के लिए मुनीर ने पाकिस्तान का संविधान तक बदल डाला। मोदी के नाम से मुनीर बहुत डरता है। दौरान जंग मई के अंदर जब इंडिया से हुई थी उस वक्त और उससे पहले और उसके बाद जो है फील्ड मार्शल साहब बकायदा जनाब जो है ना पाकिस्तान के अंदर भी जो हिंदुस्तान का बयानिया था, जो मोदी का बयानिया था, बिल्कुल उस बयानी के साथ मिलकर अपने बयानियों को वो करते हुए फील्ड मार्शल साहब को निशाना बना रहे थे और अब भी बना रहे हैं। क्यों? उनका भी निशाना जो है ना फील्ड मार्शल साहब है। और मोदी ने तो बकायदा तकरीर करके कहा था कि मेरा सीना जो है ना वो उसके अंदर आग भड़क रही है और वो उसका कौन है, किस वजह से? जनाब फील्ड मार्शल साहब की वजह से। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ जो है ना मोदीज हैं, वो पूरा सोशल मीडिया सारा है, सबको पता है। तो उनके निशाने के ऊपर भी जो है ना वो फील्ड मार्शल साहब हैं। तो उनकी फ्यूचर के अंदर उनकी चीरादस्तियों से बचने के लिए जो है ना ये तरमीम मेरे ख्याल में जो थी वो जरूरी थी। कोई भी जंग जीतने के लिए दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं, एक शानदार सेना, दूसरा दमदार लीडर। भारतीय सेना क्या कर सकती है, कैसे पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा सकती है, इसका प्रमाण पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को मिल गया। सेना के पीछे जो शख्स खड़ा है उसका असर सेना पर बहुत पड़ता है। मुनीर जानता है दुनिया में अगर कोई है जो उसका साम्राज्य खत्म कर सकता है तो वो हिंदुस्तान है। पाकिस्तान के अगल बगल देखें तो अफगानिस्तान के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर नक्शा बदल सके। ईरान पहले इजराइल से उलझा हुआ है, वो पाकिस्तान से दूसरा फ्रंट नहीं खोल सकता। ऐसे में इंडिया ही है जिसके पास सेना भी है, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता भी है। अब सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान से युद्ध कब होगा, सही वक्त, सही हालात कब बनेंगे? तो जवाब नवंबर ही है। और जगह क्या हो सकती है, इसका जवाब पाकिस्तान को मिलने भी लगा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सूरत हाल पिछले चंद घंटों के अंदर नोट की गई है वो बहुत ज्यादा परेशान कुन है, क्योंकि भारत की जानिब से मतवातर छेड़खानी की जा रही है। मुसलसल आपको पता है कि पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एरिया है वहां पे अपने क्वाडकॉप्टर्स भेजता है। और अभी भारत ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान पाकिस्तानी सरहद के करीब इतनी बड़ी तादाद में ये ड्रोन्स भेजे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये ड्रोन्स का पर्पस क्या है, कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसका जायजा लेना और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय फौज की कैपेबिलिटीज जो हैं वो क्या हैं, भारतीय फौज कितनी जो है वो ताकतवर है और किस कदर ये नाज़रीन अपनी जो दिफा है या फिर अपने हथियार उनके ऊपर कमांड रखते हैं। एलओसी का तापमान फिर से बढ़ने लगा है। एलओसी पर पाकिस्तान फिर से डरने लगा है। नवंबर वो महीना होता है जो पाकिस्तानी आर्मी को सबसे ज्यादा डराता है। नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर के पहले हफ्ते से पीओके में इतनी बर्फबारी शुरू हो जाती है जिसके बाद गाड़ी, इंसान, सबका मूवमेंट रुक जाता है। इसको पाकिस्तानी सेना में व्हाइट सीज फायर भी कहते हैं। आसिम मुनीर को लग रहा है कि इंडियन आर्मी अगले 15 दिनों के अंदर बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है। यह पाकिस्तान का काल भैरव बटालियन है। भैरव कमांडो के चेहरे आपको नहीं दिखा सकते। यह कमांडो भैरव बटालियन किसी भी बड़े मिशन के लिए पूरी तरह से रेडी है। यह भैरव बटालियन का लोगो है, अदृश्य, अदम्य। अदृश्य यानी जो मौजूद हो और जो दिखाई ना दे, अदम्य यानी जिसको दबाया नहीं जा सके। जैसा भैरव बटालियन का लोगो है ठीक वैसा ही उनका पराक्रम है। पाकिस्तान पर ऐसा हमला होगा जिसको रोक पाना मुनीर की किसी बटालियन के हाथ में नहीं होगा। भैरव कमांडो के शौर्य से पाकिस्तान में अभी से डर का सन्नाटा फैलने लगा है।
ये पीओके है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जहां पर एक बार फिर से आसिम मुनीर के खिलाफ गुस्सा भड़कने लगा है, ज्वाला धधकने लगी है। इस बार पीओके की सड़क पर युवा उतरा है, जेन जी उतरे हैं। जेन जी क्या कर सकते हैं, ये नेपाल में दुनिया देख चुकी है। पीओके में युवा अपना हक मांगने खड़ा हो गया है। एहतजाज गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से तालिब इल्म करते आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कभी संजीदगी का इज़हार नहीं किया। यूनिवर्सिटी अपनी तमाम पॉलिसीज़ में बिल्कुल बाइख्तियार होती है और यूनिवर्सिटी का सेनेट जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर की जो पॉलिसीज़ है वो मरतब करता है। क्लासेस अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बच्चा क्लासेस में कैसे पहुँचे? इधर एक कूलर लगाने का वादा हुआ था, एक इधर और एक हमारे एडमिन ब्लॉक के आगे। अगर कूलर्स तक नहीं है नस्ब कर सके तो ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, धरना, पुरम धरना, फिर ये है कि ये चलता रहेगा और ये एहतजाज की सूरत इख्तियार करेगा। पीओके का शिक्षा बजट पाकिस्तान में सबसे कम है। पीओके में स्कूल कॉलेज की सबसे कमी है। पीओके के युवाओं को पाकिस्तान के दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। पीओके और पाकिस्तान के बाकी राज्यों में सैलरी में बहुत अंतर है। पीओके का युवा जब भी एलओसी पर इंडियन कश्मीर की तरफ देखता है तो यही सोचता है कि काश किस्मत उस पर जन्म दे देती। हमारे साथ आज 8वें रोज़ भी स्ट्राइक में हमारे साथ शामिल हैं। मैं सिर्फ ये बाजिया बातें करना चाहूँगा कि हम यहाँ पे 8वां रोज़ हो गया, यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। वीसी साहब को यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। आज 8वां रोज़ है कि वहाँ पे हमारे मसले हल करने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो बिजली के तार मारने के लिए हमें यूनिवर्सिटी आ सकते हैं, लेकिन हमारे मसले हल करने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते। उनसे ये पूछा जाए कि रियासत में अगर आप मौजूद नहीं हो, जिस यूनिवर्सिटी ने आपको इलेक्ट करके वीसी बनाया, आप इसके जिम्मेदारान हैं, आप यहाँ पर मौजूद नहीं है, रियासत से बाहर क्यों हैं? आपको संजीदा लेना चाहिए और तलीमी जो बच्चों का केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। निज़ाम ज़ाया हो रहा है, तलीम ज़ाया हो रही है, उसको आपने बरवकत हल करना चाहिए। और जो जामिया में पिछले दिनों ये वाक़यात पेश आए हैं, उसमें ये वाक़यात नहीं पेश आने चाहिए थे और वीसी साहब को इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं लिया। 1947 से पाकिस्तानी सेना ने पीओके को प्रयोगशाला बना रखा है, पीओके की जनता को दबा रखा है। जब भी पाकिस्तान में कोई तानाशाह आता है, वो सबसे पहले अपना प्रयोग पीओके में करता है। इस बार फिर से पीओके में यही होने लगा है। आप यूं कह लें कि अगर पाकिस्तान में किसी भी चीज़ का तजर्बा करना हो तो उससे पहले सबसे अहम टेस्टिंग पीपल या टेस्टिंग साइट जो है वो आज़ाद कश्मीर है। वहाँ पर पहले वो तजर्बात होते हैं, फिर उसके बाद अगर वो कामयाब हों, नाकाम हों या फिर कुछ भी हो तो वो फिर यहाँ पर भी होता है। दिन हो या फिर रात हो, पीओके की सड़क पर छात्र युवा डट गए हैं, अड़ गए हैं। मुनीर के विरोध में अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके में एक बार फिर खून खराबा होने वाला है। ये जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और आप लोग इस वक्त क्यों यहाँ जमा हैं? हम आज़ाद कश्मीर भर से तलबा यहाँ जमा हुए हैं, जिनमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और मुख्तलिफ स्कूल के तालिब इल्म भी हैं। इस्लामी जमीयत तलबा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने बुनियादी तौर पर अपना 13 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था, जिनके ऊपर आज तक अमल दरामद ना हो सका और आज हमें मजबूर होकर इस कन्वेंशन का इनकाद करना पड़ा। पुलिस की अब भारी भरकम नफरी भी देख रहे हैं। अभी हमें सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद के सामने आज़ादी चौक में रोक लिया गया है। पीओके और कश्मीर में सिर्फ एक एलओसी का फासला है। पाकिस्तान पीओके को अपनी जागीर समझता है, लेकिन पीओके सिर्फ हिंदुस्तान के साथ वापस मिलने का सपना देखता है। सर आप मुझे बताएं कि हमने कितनी डेवलपमेंट किया और इंडिया में कितनी डेवलपमेंट, कौन इस टाइम खुश है? सर इंडिया के जो मुसलमान हैं, हमारे जानने वाले या उनके बात होने वाली, वो खुशहाल हैं। उनको बाहर से दिखाया गया तकलीफ, अंदर से उनको कुछ तकलीफ नहीं है। हमारी इस कश्मीर में अंदर से तकलीफ है, बाहर से लेबल लगाया गया खुशहाली है, कुछ नहीं। अंदर आवाम को बहुत तकलीफ है। सर ये बात आप बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा? नहीं, डर लग रहा है, लेकिन मरना तो है ना। इस बात से मरना बेहतर है कि जिंदगी, एक गरीब की जिंदगी रोडों पे, अस्पतालों पे भूख से मरे तो एक बार मार के अल्लाह के पास जाएगा बस। अगर हम बात करें इंडिया से अलग होने की, आज पता है वो किधर है? इंडिया तो इस टाइम माशी तौर पे हमसे बहुत आगे है जी। सही बात है। सर अगर हम उनके कश्मीर की बात करें, उनके कश्मीर की, तो आपको पता है उनके कश्मीर में इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, इतने सारे लोगों ने मतलब जो जॉब्स मिली हैं, 58,000 लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स मिली हैं। यहाँ पर कश्मीर में क्या हाल किया हुआ गवर्नमेंट ने? ये तो आपके सामने है ना, जॉब देखें आपको पता होगा, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। तो ये हालात हैं इधर के,
कश्मीर के अंदर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की करवाई है। क्या लगता है, आज उनका कहना है कि गिलगित हमारे पास होता तो आज हम इसमें भी डेवलपमेंट दिखाते, क्या समझते हैं आप? इलाके पे खास तवज्जो दे ताकि यहाँ के लोग जो है ना उनके साथ दें। फिर इस तरह किया तो फिर लोगों के अंदर नफरत ही पैदा होगी इनके लिए। पीओके की जनता हिंदुस्तान के साथ है। उनको पाकिस्तानी सेना ने पीओके में कैद कर रखा है। अगर एक बार इंडियन आर्मी ने पीओके में कदम रखा तो पीओके वाले खुद मुनीर के खिलाफ हथियार उठा लेंगे। यह पाकिस्तानी सेना भी जानती है। बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी में इसकी आवाज तेज होने लगी है। यहाँ पे उसी फॉर्मूले के तहत जो है वो जब जनरल आसिम मुनीर को नवाज शरीफ साहब ने रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ लगाया लंदन प्लान के मुताबिक, तो उसके बाद जाहिर बात है इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए DGISI लाया गया, जो कि अमेरिका सरकार और नवाज शरीफ साहब की रिकमेंडेशन के ऊपर और जरदारी साहब की रिकमेंडेशन के ऊपर हमें ये रिपोर्ट्स हैं मुबैना तौर के ऊपर जनरल नदीम अंजुम को लगाया गया। जनरल नदीम अंजुम को पूरी सर्विस में आसिम मुनीर के पैरेलल चलाया गया और आसिम मुनीर के जो रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन थी उसके ऊपर जनरल नदीम अंजुम ने मशवरे भी किए वकला बरादरी से, जो कि ISI के कैंप ऑफिस के अंदर आते रहे। और उसके अलावा जनरल नदीम अंजुम ने बराह रास्त अमेरिका से भी ताल्लुक रखा और नवाज शरीफ साहब से भी ताल्लुक रखा। नदीम अंजुम को एक्सटेंशन भी अमेरिका के अहकामात के ऊपर दिलवाई गई, अमेरिका सरकार के अहकामात के ऊपर दिलवाई गई। हमारी इत्तलात के मुताबिक 2 साल की एक्सटेंशन दिलवाई गई थी, जो कंडीशनल सेकंड साल था, लेकिन दूसरे साल जो है वो एक्सटेंशन नहीं आगे हो सकी। हालांकि नदीम अंजुम साहब के मरियम नवाज के साथ करीबी ताल्लुकात का चर्चा बहुत ज्यादा हुआ और जिद भी की गई जनरल आसिम मुनीर से कि दूसरे साल की एक्सटेंशन जो है वो दी जाए जनरल नदीम अंजुम को। लेकिन जनरल आसिम मुनीर को फौजी हल्के ये दावा करते हैं कि खतरा था कि जनरल नदीम अंजुम को अगर दूसरे साल की एक्सटेंशन दे दी गई तो ये अमेरिका सरकार और मरियम नवाज और बाकी पार्टी की मदद से, और जरदारी साहब भी हो सकता है इस पे ऑन बोर्ड आ जाएं, इनका पत्ता काट देंगे इस साल नवंबर के अंदर। इसलिए पिछले साल उनको फारिग कर दिया गया। एक तरफ आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी जनता है, पीओके की जनता है, पाकिस्तान आर्मी में बगावत शुरू हो गई है। दूसरी तरफ भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी बैक टू बैक युद्धाभ्यास कर रही हैं। यह वॉर एक्सरसाइज बहुत बड़ी जंग की तैयारी है जो नवंबर में शुरू हो सकती है, क्योंकि एक बार नवंबर में पीओके को वापस पा लिया तो अप्रैल तक पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पाएगी। इतने वक्त में मुनीर को गद्दी से हटा दिया जाएगा। पाकिस्तान में जनता तख्ता पलट कर देगी। पुतिन के बम्बर रुकने का नाम नहीं ले रहे। यूक्रेन के शहरों में बमबारी थम नहीं रही है। आग के शोलों में ज़ेलेंस्की के शहर घिरे हुए हैं। रूसी सेनाएं नए इलाकों पर कब्जे के लिए आगे बढ़ती ही चली जा रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में जो 4 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। करप्शन के आरोप लगने के बाद ज़ेलेंस्की के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। नाटो के कई देश भी भ्रष्टाचार पर ज़ेलेंस्की के खिलाफ खड़े हो गए। पुतिन ने युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप के सामने नई शर्त रख दी है। क्या ट्रंप इस शर्त को मान लेंगे या युद्ध अभी और भड़केगा? इस रिपोर्ट से समझिए। यह किसी एयर शो की तस्वीरें नहीं हैं जिसमें फाइटर जेट करतब दिखा रहे हैं। ये पुतिन के फाइटर जेट हैं जो यूक्रेन पर बमबारी कर रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन की बस्तियों पर ताबड़तोड़ बम गिरा रहे हैं। ये बम जब बड़े अपार्टमेंट के ऊपर फटते हैं तो एटमी धमाके जैसे शोले उठते हैं। आग का गोला देखकर लोग दहशत से भर उठते हैं। धुएं का गुबार कई घंटे तक छाया रहता है। ये रूस के फैब 500 बम हैं। जिस अपार्टमेंट में गिरते हैं वहां तबाही मचा देते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खंडहर हो जाती हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस का दावा है कि रूस 1,20,000 ग्लाइड बम हर साल बनाता है। इनमें 500 बम नई तकनीक वाले हैं जो 200 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। रूस डेली करीब 250 ऐसे बम यूक्रेन के अलग अलग शहरों में गिराता है जहां रूसी सेनाएं आगे बढ़ने की जद्दोजहद कर रही हैं। इस साल अब तक रूस ऐसे करीब 70,000 बम यूक्रेन पर गिरा चुका है। आसमान में उड़ते आग के शोले देखकर अंदाजा लगाइए कि इनका क्या असर होता होगा और तबाही कितनी भयंकर होती होगी।
रूस के फैब 500 बम फाइटर प्लेन से लॉन्च होने के बाद मिसाइल की तरह अचूक निशाने पर गिरते हैं। नाटो की मदद से यूक्रेन ने इनके हमलों को नाकाम करने के लिए EW सिस्टम तैयार किए थे, जो इन बमों को मिसगाइड कर देते थे। रूसी बम टारगेट पर नहीं गिरते थे। रूस ने फैब 500 बमों में UMPK किट का इस्तेमाल कर यूक्रेन की रणनीति फेल कर दी। अब इन बमों में पॉप आउट पंख लगा दिए गए हैं। लॉन्च होने के बाद बम से 2 पंख निकलते हैं और ये जहां पहले 70 किलोमीटर तक हमला करते थे, अब 200 किलोमीटर तक मार करते हैं। इनमें भरा 200 किलोग्राम का उच्च विस्फोटक जब फटता है तो 70 मीटर के रेडियस में सब कुछ जल जाता है। कई घंटे तक आग की लपटें उठती रहती हैं। बम से निकले स्प्रिंकलर आसपास के इमारतों के दरवाजों और खिड़कियों को तोड़कर वहां भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ये पूर्वी यूक्रेन के एक शहर कोस्टिनटिनिवका की तस्वीरें हैं, जहां बमबारी करके शहर की तमाम इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। जब मिसाइलों के साथ ड्रोन और ग्लाइड बमों को दागा गया तो इस शहर की कुछ इमारतें तो जमींदोज हो गईं। जो गिरने से बच गईं, उनमें खिड़कियां तक सलामत नहीं बची। इमारतों में लगा फर्नीचर जल गया, खिड़कियां टूट गईं, पूरी की पूरी इमारत काली पड़ गई। रही सही कसर रूस की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने पूरी कर दी, जिन्होंने शहर पर कब्जा करने के लिए कई दिन तक यहां जमकर हमला किया। यह यूक्रेन का बिजली संयंत्र है। रूसी बमबारी में पूरी तरह से तबाह हो गया है। बिजली संयंत्र में लगने वाला सामान टूटा पड़ा है, दीवारों में छेद हो गए, ट्रांसफार्मर ध्वस्त हो गए, बिजली संयंत्र से धुआं उठ रहा है, मेन लाइन के तार टूट गए हैं। यूक्रेनी बिजली कंपनी रिपेयर वर्क में दिन रात लगी हुई है। ज़ेलेंस्की अपने कर्मचारियों से जब तक इसे दोबारा रिपेयर कराएंगे, तब तक पुतिन फिर हमला कर देंगे। रूस से युद्ध के बाद ज़ेलेंस्की के सामने पहले से गैसोलीन की समस्या है। सर्दियों में वो यूक्रेन की डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे हैं। बमबारी में बिजली संयंत्र बर्बाद होने से दबाव और बढ़ता जा रहा है। हमारी टीम इसे जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश कर रही है। इसमें वक्त लग रहा है क्योंकि ज्यादातर सामान टूटा पड़ा है। संयंत्र में कई जगह अब भी धुआं उठ रहा है। वर्करों के लिए तेजी से काम करना मुश्किल है। नए हमलों का भी डर है। पूर्वी यूक्रेन, जहां भीषण युद्ध चल रहा है, वहां बर्फ की मोटी परत जमा होने लगी है। रूस ने ग्राउंड फोर्स के लिए नए रॉकेट सिस्टम भेजे हैं। इनमें 220 mm के लॉन्चर लगे हुए हैं। इन्हें ट्रक और टैंक दोनों की चेचिस में फिट किया गया है। ये रॉकेट सिस्टम एक बार में 15 मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इन मिसाइलों में 2 तरह के वॉरहेड लगे हैं, एक परंपरागत और दूसरे थर्मोबैरिक। थर्मोबैरिक वॉरहेड जहां गिरता है वहां की ऑक्सीजन सोख लेता है, जिसकी वजह से बहुत तबाही होती है। 1361 दिन से जंग लड़ रहे पुतिन अब जल्द ही अपने टारगेट हासिल करना चाहते हैं। पूर्वी यूक्रेन के 93% हिस्से में उनका कब्जा हो चुका है। खेरसोन, मेलिटोपोल, मारियोपोल, डोनेट्स्क और लुहांस्क के ज्यादातर इलाके उनके कब्जे में आ चुके हैं। अब लड़ाई खार्किव, सुमी, ज़पोरिज़िया, निप्रो और ओडेसा में चल रही है। अब पूर्वी यूक्रेन में बहुत बड़े ड्रोन अटैक की तैयारी हो रही है। पुतिन इसके लिए ईरान से शहीद 161 सीरीज के नए ड्रोन खरीद रहे हैं। ये ड्रोन 150 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, 8 किलोमीटर तक ऊंचाई में जाकर हमला कर सकते हैं, दुश्मन के क्षेत्र में 2 घंटे तक हवा में मंडराते हुए अपना टारगेट खोजते हैं और फिर उस पर टूट पड़ते हैं। इनमें 2 वॉरहेड लगे हैं, जिनमें 60-60 किलो का विस्फोटक लगा है। पोक्रोवस्क, जिसे यूक्रेन का गेटवे कहा जाता है, उसे कब्जाने के बाद अब रूसी सेना ज़ेलेंस्की के एक और शहर मिर्नोग्राद में घुस चुकी है।
सेनाओं ने उस ट्रायंगल पर धावा बोल दिया है जो मिर्नोग्राद, रोडेंस्कोय और प्रोक्रोवस को कनेक्ट करता है। प्रोक्रोवस से मिर्नोग्राद की दूरी 27 किलोमीटर है। यहां रूसी सेना बमों से बस्तियों को उजाड़ते हुए वहां कब्जा कर रही है। 24 घंटे में 49 घरों को रूसी सेना ने खाली करा लिया है। 2022 में मिर्नोग्राद की आबादी 46,000 थी। 2024 में यहां करीब 1,650 लोग बचे थे। अब पूरा शहर वीरान पड़ा है। पहले मिर्नोग्राद कोयला खदानों के लिए जाना जाता था। यहां रूस की 5वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड और 51वीं ब्रिगेड ने हमला बोला है। यूक्रेनी सेना के 50 से ज्यादा वाहनों को जलते हुए देखा गया है। ज़पोरिज़िया में रूसी सेना और यूक्रेनी फौज के बीच भीषण जंग चल रही है। करीब 6 किलोमीटर के एरिया में रूसी फौजें आगे बढ़ रही हैं। रूसी ड्रोन यहां यूक्रेनी फौज की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन कम से कम 40% जमीन पर कब्जा करने के बाद ही सीज फायर के लिए तैयार होंगे। पुतिन नीपर नदी तक का हिस्सा कब्जाना चाहते हैं। इसका मतलब करीब करीब आधा यूक्रेन छीनना चाहते हैं और बचे हुए आधे यूक्रेन को बफर जोन बनाना चाहते हैं। जो हथियार नहीं रखेगा, नाटो से दूर रहेगा, तभी बात बनेगी। युद्ध के मैदान में किस्मत भी रूसी सैनिकों का साथ दे रही है। यूक्रेन की एक बस्ती में कब्जा करने के बाद 2 रूसी सैनिक आगे बढ़ते हैं। वहां यूक्रेन ने लैंड माइन बिछा रखी थी। अचानक रूसी सैनिकों के सामने एक सुअर आ गया और माइन में धमाका हो गया। दोनों रूसी सैनिक बाल बाल बच गए। सोचिए, सिर्फ 3 कदम अगर और आगे बढ़ जाते तो क्या होता। नाटो के तमाम हथियार मिलने के बाद भी लड़ाई में अब ज़ेलेंस्की की सेना टिक नहीं पा रही। पूर्वी यूक्रेन से आई इन तस्वीरों में यूक्रेनी सैनिक हैं जो सरेंडर कर चुके हैं, फिलहाल रूस के कब्जे में हैं। जमीन, आसमान, समंदर, तीनों मोर्चों पर पुतिन बहुत अटैकिंग मोड में हैं। ये पुतिन के युद्धपोत हैं जो समंदर में नाटो देशों को चुनौती दे रहे हैं। 3 युद्धपोत समंदर में गोले दागते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके टारगेट पर 26 नाटो देश और यूक्रेन हैं। ये पुतिन की फ्लोटिला 303 यूनिट है जो दुश्मन से निपटने के लिए समंदर में ड्रिल कर रही है। फ्लोटिला में लगी गन आग उगल रही है। इसमें लगे रॉकेट दुश्मन के ड्रोन अटैक को पलक झपकते नाकाम कर सकते हैं। छोटे लड़ाकू विमानों को गिरा सकते हैं। अगर समंदर के भीतर से अचानक दुश्मन हमला करने आ जाए तो उसे मार गिराने के लिए रूसी कमांडो पूरी तरह से तैयार हैं। अगर पुतिन के दुश्मन फिर भी हमले का दुस्साहस करेंगे तो मिसाइलें भी तैयार खड़ी हैं। संदेश साफ है, पुतिन तभी रुकेंगे जब ट्रंप कीव से ज़ेलेंस्की को बाहर करेंगे। नाटो देश ज़ेलेंस्की को हथियार देना बंद करेंगे। यही बात नाटो के मेंबर भी समझा रहे हैं। ये हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सेजार्टो हैं जो खुल्लम खुल्ला यूक्रेन को हथियार और पैसा बंद करने की बात कह रहे हैं। ये बात ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वान डर लियेन और उपाध्यक्ष काजा कल्लास को नहीं समझ आ रही। ब्रसेल्स शर्मनाक तरीके से यूक्रेन में पैसे पंप कर रहा है और बेशर्मी से हथियारों की खेप यूक्रेन को भेज रहा है। जब यूरोप में हथियारों का सूखा पड़ जाता है तो फिर नए हथियार खरीद लिए जाते हैं। ये हथियार यूरोप के लोगों के पैसों से खरीदे जा रहे हैं। ये सब मिलिट्री माफिया के इशारे पर किया जा रहा है। हमने अब तक एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं देखी जिसमें यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए कुछ खरीदा गया हो। ब्रसेल्स ऐसा करके यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में लाना चाहता है। ऐसा करके वो युद्ध को भी यूरोप तक लाना चाहते हैं। ट्रंप को भी समझ में आ गया है कि पुतिन को ना तो सैंक्शन से ज्यादा फर्क पड़ता है और ना ही नाटो के हथियारों से। पहले ट्रंप कह रहे थे कि सैंक्शन लगने दो, पुतिन घुटनों पर आ जाएंगे। पुतिन फिर भी नहीं रुके। नवंबर में यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। लॉन्ग रेंज मिसाइलों से नाटो को डराने लगे। यूक्रेन में युद्ध रुकवाने का ट्रंप प्लान कैसे फेल हो गया, इसकी तस्दीक अमेरिका के विदेश मंत्री के बयानों से होती है। रूबियो ने कहा कि अमेरिका और नाटो देश जो भी डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देते हैं उन्हें रूस हफ्ते भर के अंदर ही तबाह कर देता है। यह पहली बार नहीं, ऐसा 2-3 साल से हो रहा है।
जर्मनी ने इसी महीने यूक्रेन को 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भेजे थे। शुक्रवार को जिस तरह से कीव में पुतिन ने मिसाइलें बरसाई और यूक्रेन में भारी तबाही हुई, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जर्मनी के पैट्रियट सिस्टम भी रूस ने तबाह कर दिए हैं। अमेरिका में बने एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत करीब $1 बिलियन है। जर्मनी इसे अमेरिका से लेता है और फिर अगर यूक्रेन भेजता है तो कीमत करीब $1.5 बिलियन तक पहुंच जाती है। बिना मिसाइलों के सिर्फ पैट्रियट सिस्टम के बेस की कीमत $400 मिलियन है। इसमें लगी PAC-2 GEM-T मिसाइल की कीमत $4 मिलियन है, जबकि PAC-3 MSC मिसाइल की कीमत $7 से $10 मिलियन है। इसलिए ट्रंप ने अब एटम बम का रास्ता चुना है। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप बहुत जल्द असली न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं। रूस का मानना है कि ट्रंप कंफ्यूज हैं। वो कभी कहते हैं कि न्यूक्लियर हथियारों की होड़ खत्म होनी चाहिए, कभी कहते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। कुछ दिन पहले ट्रंप ने न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्टिंग भी की है। पुतिन न्यूक्लियर हथियारों के मामले में ट्रंप से किस हैं? रूस के पास 5,459 परमाणु वॉरहेड हैं, अमेरिका के पास 5,177 परमाणु वॉरहेड हैं, फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। नाटो के 26 देश हों या फिर ट्रंप, सब जानते हैं कि पुतिन को कोई परमाणु हथियारों से नहीं डरा सकता। पुतिन कैसे मानेंगे? ये बात ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्लियर बता दी है। रूबियो का दावा है कि पुतिन पूरा डोनबास मांग रहे हैं। अगर ज़ेलेंस्की डोनबास दे देते हैं तो ये युद्ध खत्म हो सकता है। ज़ेलेंस्की के पास ना गोला बारूद है और ना ही पैसा है। वो युद्ध लड़ने के लिए ईयू पर डिपेंड हैं। ट्रंप अगर ईयू को राजी कर लेते हैं तो बात बन सकती है, यूक्रेन में तबाही रुक सकती है। लेकिन पुतिन सिर्फ डोनबास से नहीं मानेंगे। ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाने के बाद ही वो युद्ध विराम के लिए राजी होंगे। अब जिस तरह दुनिया भर के अखबारों में ज़ेलेंस्की की करप्शन की कथा छापी जा रही है, उनकी भ्रष्टाचार मंडली पर घूसखोरी और कट मनी के आरोप लगाए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम $10 करोड़ की घूसखोरी की रिपोर्ट छाप रहा है। उससे लगता है कि ज़ेलेंस्की ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। ज़ेलेंस्की और उनके पार्टनर पर यूक्रेन की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी से $10 करोड़ की हेराफेरी करने के आरोप हैं। मिडेंच ज़ेलेंस्की के कारोबारी पार्टनर हैं। दोनों पर ठेकेदारी से 10 से 15% कट मनी वसूलने का आरोप है। ज़ेलेंस्की के दोस्त तिमिर मिडेंच घोटाला उजागर होने से एक दिन पहले ही कीव छोड़कर इजराइल जा चुके हैं। वहां एक लग्जरी होटल में ऐश कर रहे हैं। कीव में लोग आरोप लगा रहे हैं कि मिडेंच को भगाने के पीछे ज़ेलेंस्की का ही हाथ है। लोग कीव में बैनर पोस्टर लेकर ज़ेलेंस्की के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। सोचिए, जिस यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था, वहां अब लोग खुलकर ज़ेलेंस्की के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मतलब साफ है कि ज़ेलेंस्की के दिन लग चुके हैं। उनकी कहानी अब खत्म होने वाली है। सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें ग्रीस जाने की सलाह दे रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रसेल्स बढ़िया रहेगा। यहां उनके समर्थकों की लंबी चौड़ी फौज अब भी ईयू की सत्ता में टिकी हुई है। Couple that with the corruption that's taking place, suddenly the Ukrainian government has to admit, oh yes, there is corruption, but hey, because we found it and we're talking about it, that means we're a functioning democracy. It's not. This is a society in free fall. And the man in charge, Zelensky, he can't survive this. So it wouldn't surprise me at all if he went to Greece and stayed there. सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि कट मनी से ज़ेलेंस्की ने मॉस्को में एक लग्जरी पेंट हाउस खरीदा है। पोलैंड, जो अब तक ज़ेलेंस्की का खुलकर साथ देता रहा है, $10 लाख का घूस कांड उजागर होने के बाद पोलैंड ने भी कह दिया है कि आगे ज़ेलेंस्की का साथ देना उनके लिए मुश्किल होगा अगर आरोप सही पाए गए। मैंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को आगाह किया था। मैं उन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले से जानता हूं। जब किसी ने सोचा नहीं था फुल स्केल वॉर शुरू होगी। यूरोप में जितनी प्रो रूस पार्टियां हैं, वो ये साबित करने में लगी हैं यूक्रेन की सरकार भ्रष्ट है। रूस के लिए ये सबसे अच्छा है। वो कहेंगे इन लोगों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत भ्रष्ट हैं। कुछ लोग कहेंगे यूक्रेन ज्यादा भ्रष्ट है रूस के मुकाबले। मैंने ज़ेलेंस्की को कहा था भ्रष्टाचार के मामले में बहुत सावधान रहें।
जर्मनी के चांसलर पहले से ही इसकी जांच कराने की बात कह चुके हैं। जाहिर है अब ज़ेलेंस्की के लिए युद्ध लड़ना तो दूर, अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है।